सगाई की पार्टी वाले दिन ही मंगेतर का पुराना प्यार अचानक आ गया। जब रस्म शुरू होने वाली थी, तब वह पुराना प्यार मंगेतर को लेकर गायब हो गया। मैं पागल की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। तब पार्किंग लॉट में मैंने जांग वनकिंग को उस पुराने प्यार को किस करते हुए देखा। उसने सफेद कपड़े पहने थे जो जमीन पर फैल गए थे। उसके नंगे पैर ठंडे सफेद दिख रहे थे और आंखों में आंसू थे। सुयेचेन, ये सब मेरी गलती है। तुम्हें दुख झेलना पड़ा। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी। तुमने बाई जिंगचन को क्यों चुना? तुम मुझे मार लो। मैं गलत था, ये कहते हुए वह उसके पैरों के पास फिसल गया और घुटनों के बल बैठ गया। मेरी गलती थी कि मैंने आकर परेशान किया। मैं सगाई तोड़ रही हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुश्किल में पड़ो। मुश्किल नहीं है, हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस अलायंस है। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। तुम हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जांग वंचिंग ने सर हिलाया। सुयिचन ने उसके चेहरे को छुआ। मैंने अपनी जेब में रखे रिंग बॉक्स को छुआ और खुद पर हंसने लगा। सब कुछ कितना अजीब लग रहा था। 3 घंटे की चिंता आखिरकार एक मजाक बनकर रह गई। मैं बिना किसी भाव के मुड़ गया और वापस नहीं गया। बैंकेट हॉल में वापस लौटने पर बाइफू तेजी से मेरे पास आया। मेरे ठंडे चेहरे को देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या हुआ? वनकिंग कहाँ है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, बस अभी आती होगी। बिना वजह जाने बेईफू ने सर हिलाया। तुम अपना चेहरा इतना ठंडा क्यों रखे हो? सगाई होने वाली है, थोड़ा खुश रहो। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में कोई खुशी नहीं थी। खुश? मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? बेईफू ने एक लंबी सांस ली और मेरे कंधे थपथपाए। तुम तो खुश हो, पर तुम्हारी माँ इतनी गुस्से में थी कि वह आई ही नहीं। जब तुमने सगाई का फैसला कर ही लिया है, तो अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा। जब होस्ट ने इक्विपमेंट सेट कर लिया, तब जांग वनकिंग सुयिचन का हाथ पकड़े हुए देरी से आई। जांग के पिता ने यह देखा तो गुस्से में डांटा, तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतनी देरी कैसे हो गई? जांग की माँ ने सुयिचन को देखा और हैरानी से पूछा, वनकिंग, ये कौन है? ये मेरा मेरा छोटा भाई है। जांग के पिता ने जोर से डांटा और जल्दी करने को कहा। ये क्या हाथ पकड़कर घूम रहे हो? कोई तमीज है या नहीं? जल्दी छोड़ो, कितने बज गए हैं? जल्दी स्टेज पर जाओ, जिंगचन को इंतजार मत कराओ। जांग वनचिंग मुड़ गई और सुयिचन से धीरे से बोली, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। अगले ही पल जांग वनकिंग का चेहरा नर्म से ठंडा हो गया। वह तेजी से स्टेज पर चली गई। बाई फू का चेहरा गुस्से से लाल था। वह हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ था, पर मैं जिद पर अड़ा था। माँ बाप ने कई बार समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। ये जांग वनकिंग को जरा भी तमीज नहीं है, ऐसे मौके पर भी देरी से आई। पता नहीं तुम्हें इसमें क्या दिखता है। मैंने स्टेज की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। जेब में हाथ डालकर मैं धीरे धीरे ऊपर गया। जांग वंचिंग ने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें स्टेज के नीचे सुयिचन पर टिकी थी। दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले सुयिचन ने उससे कहा था कि वह चाहता है कि वह मुझसे सगाई कर ले। जांग वंचिंग ने हैरानी से पूछा था। सुयिचन ने सिर्फ एक अजीब जवाब दिया, मुझे लगता है ये काफी एक्साइटिंग होगा। सिर्फ इसलिए कि सुयिचन को जांग वनकिंग पसंद थी, उसने तुरंत हाँ कह दी। इस वक्त वह स्टेज पर थी, पर उसका दिल पहले ही सुयिचन के पास जा चुका था। जैसे ही होस्ट ने माइक उठाया, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे छीन लिया। इस हरकत से सब दंग रह गए। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे, सबके चेहरे पर सवाल थे। मैंने माइक अपने होठों के पास रखा। सभी मेहमानों का शुक्रिया, आप सब मेरी सगाई में आए। पर मुझे अफसोस है, ये सगाई अब नहीं होगी। जांग के पिता सबसे पहले उठे। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। जिंगचन, तुमने क्या कहा? सगाई नहीं होगी। जांग की माँ भी जल्दी से खड़ी हो गई। चेहरे पर घबराहट थी। जिंगचन, क्या हुआ? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? जांग वंचिंग मेरे पास दौड़कर आई और गुस्से में पूछा, भाई जिंगचन, तुम्हारा क्या मतलब है? सगाई तुमने करनी थी और तोड़ भी तुम रहे हो। क्या तुमने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए ये किया? ये कहते हुए उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने साइड होकर खुद को बचाया और पलटकर एक जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। एक तेज आवाज के साथ जांग वनकिंग चिल्लाकर जमीन पर गिर गई। जांग के पिता गुस्से में दौड़े। जांग की माँ के साथ, बेटा, बेटी। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। ये देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया और मेरी तरफ उंगली दिखाकर डांटा, बाय जिंगचन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वनकिंग पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने आंखें सिकोड़ी और पलटकर 4 थप्पड़ लगातार जांग के पिता के चेहरे पर मारे, जिससे उनका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। मैंने कहा, बुढ़े, क्या तुम अपनी पावर का गलत फायदा उठाने के आदी हो गए हो? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? क्या दिमाग खराब हो गया है? सीधे खड़े हो जाओ। आखिरी थप्पड़ इतना जोर का था कि जांग के पिता कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। वह तुरंत होश में आ गए। वह जानते थे कि जांग परिवार का एस सिटी में टिकना सिर्फ बाई परिवार की मदद से है। आज उन्होंने मुझ पर गुस्सा दिखाया, ये तो मौत को बुलावा देना था। जांग की माँ कांपते हुए खड़ी हुई। जिंगचन, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने एक कुर्सी मंगवाई। पैर पर पैर रखकर मैं बैठ गया। मैंने तुम्हारे जांग परिवार के साथ कुछ बुरा नहीं किया, है ना? जांग के पिता और माँ ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने जल्दी से सर हिलाया। मैंने जोर से दहाड़कर कहा, जिससे दोनों डर गए, मैंने तुमसे बात करने को कहा है। अब क्या गूंगे हो गए हो?
अच्छा, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा हंसा। अगर सब अच्छा था तो तुम्हारी बेटी ने मुझे धोखा क्यों दिया? जांग की माँ को विश्वास नहीं हुआ। धोखा? जिंगचन, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? मैंने चुटकी बजाई। पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। गलतफहमी? जांग वनचिंग और सू यिचन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वीडियो वही थी जो अभी उन दोनों ने प्राइवेट में की थी। जांग वनचिंग ने अपने दर्द को भुला दिया। वह स्क्रीन बंद करने के लिए दौड़ी और चिल्ला रही थी। वह वहां पहुंचती उससे पहले ही मैंने एक और थप्पड़ मारा और वह गिर गई। बंद मत करो, जल्दी बंद करो, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। सबको देखने दो कि एस सिटी के जांग ग्रुप की बेटी कितनी गिरी हुई है। जांग वनकिंग ने मेरी पैंट पकड़ ली। जिंगचेन, हम घर चलकर बात करेंगे। वीडियो बंद कर दो प्लीज। मैं नीचे झुका और उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। डर गए? जब अपने छोटे प्रेमी को बचा रही थी तब डर नहीं लगा? जब मैं तुमसे प्यार करता था तब तुम मेरे सामने कुछ भी करती थी। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब तुम्हारी क्या औकात है? वीडियो अभी भी चल रही थी, उसमें दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। मेहमान आपस में चर्चा कर रहे थे और उंगलियां उठा रहे थे। कोई कह रहा था, सोचा नहीं था कि जांग वंचिंग बाहर से इतनी शरीफ दिखती है पर अंदर से ऐसी है। बाई परिवार के बड़े बेटे को धोखा दिया। जांग परिवार अब खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने सुयिचन की तरफ इशारा करके कहा, क्या वह वही आदमी है जो वीडियो में है? यहाँ रुकने की हिम्मत कैसे हुई? सुयिचन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भागने के लिए मुड़ा पर मेरे आदमियों ने उसे रोक लिया। उसे मेरे सामने लाया गया। जांग वनकिंग झटके से उसके आगे आई और उसे बचाने लगी। बाय जिंगचेन, जो भी करना है मुझसे करो, उसे मत छुओ। मैंने ताली बजाई, मजाक उड़ाते हुए। देखो, ये है असली प्यार। जांग के पिता ने ये देखा। जल्दी से आगे आए जिंगचेन, ये मेरी गलती है कि मैंने उसे सही से नहीं संभाला। मैं अभी इस बदमाश को ले जाता हूँ, ये तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा। जांग वनकिंग ने उनका हाथ झटक दिया और मजबूती से बोली, पापा, इस मामले में आप मत पड़िए। मुझे बाई जिंगचेन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब आपने मुझ पर जबरदस्ती किया था। मैं यीचेन को पसंद करता हूँ। जंग पिता गुस्से में अपना सीना पकड़कर गिरने ही वाले थे कि जंग माता ने जल्दी से उन्हें संभाला और जंग वनकिंग की तरफ देखकर रोते हुए बोली, तुम कितनी गिरी हुई औलाद हो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? यीचेन तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। मेरे लिए अच्छा होना सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह बीआई परिवार के पैसे पर पल रहा है। अगर बीआई परिवार न हो तो मैं और यीचेन फिर भी जांग कॉर्प को अच्छे से चला सकते हैं। मैंने उठकर खड़े होते हुए अपनी नजरें सू यीचेन पर डाली। तभी मैंने देखा कि उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, तो हमारी सगाई यहीं खत्म होती है। मैंने भी अपने होंठ थोड़े मोड़कर मुस्कुराया। सीधे सुयिचेन की तरफ बढ़ा और जांग वनकिंग को जो मेरे रास्ते में थी धक्का दे दिया। हटो। मैं सुयिचेन के सामने पहुंचा। मेज पर रखी एक चॉपस्टिक उठाई और पूछा, जानते हो ये क्या है? सुयिचेन ने थूक निकला, सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे मेज पर दबा दिया। उंगलियां फैलाईं और हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक जोर से नीचे मारी, जो सीधे उसकी हथेली के आर पार हो गई। फिर मैंने उसे जोर से बाहर खींच लिया। सू यिचेन की चीख पूरे बैंकेट हॉल में गूंज उठी। जांग वनचिंग दौड़कर उसके पास गई, उसे गले लगाया और मुझ पर चिल्लाई, यिचेन, तुम कमीने हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने नफरत से चॉपस्टिक फेंक दी और वेट वाइप से अपना हाथ साफ किया। कितनी बदनसीबी है, मुझे धोखा दिया गया। मैं मुड़कर वापस स्टेज पर गया और माइक उठाया। सभी लोग, जांग परिवार के साथ मेरा मामला आप सबने देख लिया है। आज के बाद जांग परिवार और बाई परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। जिसके पास दुश्मनी है वह बदला ले सकता है। जिसके पास शिकायत है वह अपनी बात कह सकता है। इतना कहकर मैंने माइक फेंका और वहां से निकल गया। जांग परिवार इन सालों में बीआई परिवार के सहारे एस सिटी में बहुत जुल्म कर रहा था। अब जब उनका सहारा चला गया है तो बहुत से लोगों ने अब अपना इरादा बदल लिया है। हॉस्पिटल के कमरे में सू यिचेन बेड पर लेटा था। उसका हाथ पट्टी से बंधा हुआ था। जांग वनचिंग बेड के पास बैठी थी। चेहरे पर चिंता थी। सू यिचेन ने आंखें खोली। उसने उसे गले लगा लिया और मिन्नत करते हुए बोली, वनकिंग, तुम मत जाओ। जांग वनकिंग धीरे से उसकी पीठ थपथपाने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सू यिचेन का चेहरा पछतावे से भर गया। माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। बाई जिंगचेन के साथ रिश्ता टूट गया। जांग वनचिंग ने तसल्ली दी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तो वैसे भी उसे पसंद नहीं करती थी। सू यिचेन के चेहरे पर खुशी दिखी। उसने उसके होंठों को चूम लिया। तभी जांग माता गुस्से में अंदर आई और जांग वनकिंग को डांटने लगी। जांग वनकिंग, तुम जानवर हो। तुम्हारे पिता बगल वाले कमरे में बेहोश पड़े हैं और तुम यहाँ उसके साथ रोमांस कर रही हो। उसने आगे बढ़कर जांग वनकिंग के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। वनकिंग का सूजा हुआ गाल और भी बुरा दिख रहा था। जांग वनकिंग ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, माँ, डॉक्टर ने कहा है कि पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। यीचेन का इतना खून बह गया है। मैं उसके पास हूं तो क्या हुआ? जांग माता गुस्से से कांपने लगी। आखिर उसने तुम्हें क्या पिलाया है? एक अच्छा भला घर तुमने बर्बाद कर दिया। मैं अपनी खुशी ढूंढ रही हूँ। क्या ये गलत है? मैं जांग कॉर्प को संभाल सकती हूँ और यीचेन मेरी मदद करेगा। जांग माता ठंडे दिल से मुड़कर जाने लगी। ठीक है, तुम यहीं रहो उसके साथ। सु यीचेन ने उसका हाथ खींचा। दिखावा करते हुए बोला, वनकिंग, तुम अंकल को देखने जाओ। आंट को गुस्सा मत दिलाओ। जांग वनकिंग का दिल पिघल गया।
उसे गले लगाया। यिचेन, तुम कितने अच्छे हो, मैं अभी जाकर वापस आती हूँ। वह उठने ही वाली थी। सु यिचेन ने अचानक अपना हाथ पकड़ लिया और दर्द में चिल्लाया, आह, हाथ में बहुत दर्द है। जांग वनकिंग जल्दी से बाहर भागी। क्या हुआ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसके जाते ही सु यिचेन ने तुरंत हाथ नीचे कर लिया। आराम से बेड पर लेट गया। उसकी आंखों में चालाकी थी। दूसरी तरफ बाय ग्रुप एस सिटी ब्रांच के जनरल मैनेजर ऑफिस में मैं आराम से चाय पी रहा था। सेक्रेटरी चेन फाइल लेकर अंदर आया और रिपोर्ट दी। बाई सर, पता चला है कि सु यिचेन ने वाकई पढ़ाई की थी, लेकिन वह यूनिवर्सिटी 1200 से ज्यादा रैंकिंग पर थी। वह किसी काम की नहीं है। मैंने फाइल उठाई और देखते हुए हंसने लगा। मुझे लगा था कोई बड़ा खिलाड़ी होगा, ये तो बस एक कीचड़ का ढेर निकला। चेन ने पूछा, क्या हमें कुछ करना चाहिए? मैंने हाथ हिलाया। नहीं, बैठकर तमाशा देखो। जांग वंचिंग ने पहले बाई परिवार के सहारे बहुत दुश्मन बनाए थे। अब सहारा नहीं है तो कोई ना कोई तो हिसाब बराबर करेगा ही, जैसा मैंने सोचा था। बाई परिवार का सहारा हटने के बाद बहुत सी छोटी कंपनियों ने जांग कॉर्प के साथ compete करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ पैसे बचे थे। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जांग कॉर्प के अंदर पहले से ही डर का माहौल था। ऑफिस में सेक्रेटरी सु वे ने फाइल दी। जंग सर, हुयू कंपनी ने एक तरफा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। जंग वानकिंग ने परवाह नहीं की। फाइल पर साइन करते हुए बोली, जंग कॉर्प के साथ काम करने वाले बहुत हैं, अनाउंसमेंट कर दो, नए सप्लायर्स के लिए टेंडर निकालो। सुवे कुछ कहना चाहती थी, पर आखिर में सिर हिलाकर बाहर चली गई। सुवे के जाने के बाद जांग वनकिंग के फोन पर बैंक का नोटिफिकेशन आया कि 8 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए हैं। उसके तुरंत बाद वी चैट पर सुईचेन का मैसेज आया। एक रोल्स रॉयस की तस्वीर थी। वनकिंग, क्या ये अच्छी है? जांग वनकिंग ने वॉइस मैसेज भेजा। आवाज में प्यार था। बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है। सुईचेन ने फिर मैसेज भेजा, मैंने एक फेरारी भी देखी है, क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? जांग वनचिंग ने बड़े दिल से कहा, बिल्कुल, खरीद लो। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि टेंडर नोटिस निकालने के बाद एक भी कंपनी ने अप्लाई नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक के बाद एक पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। पेनल्टी की रकम प्रोजेक्ट रुकने के नुकसान के सामने कुछ भी नहीं थी। जांग वनचिंग ने फाइल जमीन पर पटक दी। चेहरा गुस्से से लाल था। क्या ये बाई जिंगचन की हरकत है? उसकी बस इतनी ही औकात है। वह जितना सोच रही थी उतना गुस्सा आ रहा था। अपना बैग उठाया और बाई ग्रुप की तरफ निकल गई। बाई ग्रुप के लॉबी में जांग वानकिंग सीईओ की प्राइवेट लिफ्ट में जाना चाहती थी। सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। ये सीईओ की प्राइवेट लिफ्ट है, कृपया वहां से जाएं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? सिक्योरिटी ने ठंडे से हंसकर कहा, जांग सर को जानते हैं, लेकिन बाई सर ने ऑर्डर दिया है। जांग वानकिंग और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। ये बात बहुत जोर से बोली गई थी। लॉबी में सबकी नजरें जांग वनकिंग पर थीं और सब खुसर फुसर कर रहे थे। जांग वनकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्सा दबाते हुए बोली, मुझे बाई सर से मिलना है, कुछ काम है। सिक्योरिटी ने कंधे उचकाए। क्या अपॉइंटमेंट है? बाई सर बहुत बिजी हैं, उनके पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। काफी बहस के बाद सिक्योरिटी कैप्टन ने आखिरकार इन्फॉर्म किया। चैन से इजाजत मिलने के बाद जांग वनकिंग ऊपर जा सकी। ऑफिस में मैं पैर ऊपर करके गेम खेल रहा था। जांग वनचिंग दरवाजा खोलकर अंदर आई और जोर से मेज पर हाथ मारा। बाई जिंगचन, तुम्हारा क्या मतलब है? सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कहना, बस इतनी ही औकात है तुम्हारी? मैंने ऊपर देखकर फोन नीचे रखा और उंगली से इशारा किया। वनकिंग, इधर आओ, मैं बताता हूँ क्यों। जांग वनकिंग सावधान होकर पास आई। जैसे ही कुछ कहने वाली थी, मैंने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और वह गिर गई। जांग वनकिंग ने अपना गाल पकड़ लिया। विश्वास नहीं हो रहा था, तुमने मुझे मारा? मैंने ऊपर से उसे देखा। आवाज ठंडी थी। तुम्हारे बाप को भी मैं मार सकता हूँ। तुम क्या चीज हो? मैं पहले सच में अंधा था जो तुम जैसे लोगों को पसंद किया। ये मत कहो कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने किया भी है तो तुम क्या कर लोगी? तुम और तुम्हारे छोटे प्रेमी के मामले में मैंने गहराई से नहीं देखा, यही बहुत है। अभी तुरंत मेरे ऑफिस से निकल जाओ। मैंने फोन उठाया और कहा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, आगे से अगर जांग वनकिंग आए तो सीधे बाहर निकाल देना। अभी इसे बाहर फेंको। जांग वनकिंग को सिक्योरिटी ने पकड़कर ऑफिस से बाहर घसीट दिया। दिल में पहली बार पछतावा हुआ। अगर वह अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड होती तो वह कभी इतनी बुरी हालत में न होती। बाय ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही जांग वनकिंग का फोन बजा। सुवे की आवाज रोते हुए फोन से आई, जांग सर, बुरा हो गया है। बोर्ड मेंबर्स बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं आपको सीईओ के पद से हटाने के लिए। जांग कॉर्प के मीटिंग रूम में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। 10 से ज्यादा बोर्ड मेंबर्स मीटिंग टेबल के चारों तरफ बैठे थे। जांग वानकिंग में सीट पर बैठी थी। एक मिडिल एज बोर्ड मेंबर ने पहले बात शुरू की, जांग सर, अब जांग कॉर्प की हालत आपने देख ही ली है। मुझे लगता है कि आप अब इस सीईओ के पद के लायक नहीं हैं। एक और बोर्ड मेंबर ने हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा जांग सर। चेयरमैन अभी भी हॉस्पिटल में हैं, जिंदगी और मौत के बीच। एक बेटी होने के नाते आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। सुना है कि सीईओ हमेशा अपने प्रेमी के साथ घूम रही हैं। चेयरमैन बेहोश हैं और वह एक बेटी होने के नाते उन्हें देखने तक नहीं गई। बोर्ड मेंबर्स एक के बाद एक बोलने लगे, जिससे जांग वनकिंग का चेहरा लाल हो गया। जांग वनकिंग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। चिल्लाते हुए बोली, जब मैं ग्रुप के लिए पैसे कमा रही थी तब तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे।
अब जब ग्रुप को थोड़ी सी मुश्किल आई है तो तुम लोग मुझे हटाने की जल्दी कर रहे हो। एक बोर्ड मेंबर ने लापरवाही से हाथ हिलाया। छोड़ो। ग्रुप पहले जो प्रॉफिट कमा रहा था उसका तुम्हारी मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं था। बाय ग्रुप का सहारा था, इसलिए अगर एक सुअर भी सीईओ की कुर्सी पर बैठा होता तो वह भी पैसे कमा लेता। उसने जांग वनकिंग की तरफ देखा और ताने मारते हुए कहा, जांगजोंग, क्या तुम सच में यह सोचती हो कि तुमने ये पैसे अपनी काबिलियत से कमाए हैं? अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो हमें तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। मैं किसी बेवकूफ के हाथ में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहता। यह बातें बिना किसी लिहाज के सीधे निशाने पर लगीं। जांग वनकिंग गुस्से में कुछ बोल नहीं पाई। तुम, उस डायरेक्टर ने बात बढ़ाते हुए कहा, तुम क्या? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। यहाँ मौजूद कौन सा डायरेक्टर ऐसा नहीं सोचता? जांगजोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम खुद इस्तीफा दे दो, शायद ग्रुप बच जाए। अगर तुमने जिद की और नहीं छोड़ा तो मुझे अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना पड़ेगा। एक महिला डायरेक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ हामी भरी। मैं भी वही करूंगी। एक और डायरेक्टर ने कहा, मैं भी। एक और डायरेक्टर बोला, मैं भी। अभी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लूंगा तो कुछ मिल जाएगा, और ज्यादा खींचा तो शायद सब कुछ डूब जाएगा। जांग वनचिंग ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, तुम लोग हद कर रहे हो। एक शेयर होल्डर ने ताने भरी नजर उसके चेहरे पर डाली। जांगजोंग, सुना है मीटिंग से पहले तुम बायशी ग्रुप गई थी। लगता है वहां से मुंह की खानी पड़ी। यह कहकर उसने दूसरे शेयर होल्डर्स की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। जांग ग्रुप में मेरे जांग परिवार का 57% शेयर है। तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। जांग वनकिंग का सख्त रवैया देखकर शेयर होल्डर्स के चेहरे तुरंत उतर गए। जांग परिवार के बाद तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर चेनशंग ने कहा, तो इसका मतलब जांगजोंग सीईओ की कुर्सी पर बने रहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। जांग ग्रुप हमारे जांग परिवार का है, तुम्हारा नहीं। तुम लोग तो बस बैठे बैठे फायदा उठाने वाले हो। तीसरा बड़ा शेयर होल्डर गुस्से से लाल पीला हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह सीधा उठा और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। उसके बाद बाकी शेयर होल्डर्स भी एक एक करके उठकर चले गए। जब सब चले गए तो जांग वनकिंग गुस्से में टेबल पर रखी फाइल्स को नीचे गिरा दी। ये कमीने लोग, जब पैसे कमाने का वक्त था तब तो कुछ नहीं बोले। अब सब मुझे गद्दी से हटाने आए हैं। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक खुला और सू यीचेन चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था। उसका हाथ, जो कुछ दिन पहले छिद गया था, अभी भी मोटी पट्टी से बंधा हुआ था। जांग वनचिंग ने सू यीचेन को देखा तो तुरंत खुशी का इजहार किया। यीचेन, तुम आ गए। सू यीचेन ने मुस्कुराते हुए जमीन पर बिखरे सामान को देखा और एक हाथ से जांग वनचिंग की पतली कमर को पकड़ लिया और पूछा, क्या हुआ? यह सब क्या है? जांग वनचिंग ने मना नहीं किया, बल्कि उसके सीने से लग गई और दुखी आवाज में बोली, यीचेन, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम कब आओगे और मेरी मदद करोगे? सू यीचेन थोड़ा झिझका, फिर मुस्कुराते हुए पट्टी बांधा हाथ उठाकर इशारा किया कि वह मजबूर है। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरा यह हाथ। जांग वनचिंग ने यह देखा तो दर्द भरी नजरों से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं समझती हूँ यीचेन, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तुम पहले अपना इलाज करवाओ, ठीक होने के बाद बात करेंगे। सू यीचेन ने लंबी सांस ली। वनकिंग, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ। सुना है बाई परिवार की ताकत बहुत ज्यादा है। जांग वनचिंग ने सर उठाकर प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और सर हिलाया। सू यीचेन की आंखें घूमी और उसने पूछा, और बाई परिवार की विदेश में क्या ताकत है? जांग वनचिंग ने थोड़ी देर सोचा। बाई परिवार की विदेश में भी ताकत है, लेकिन वह देश जितनी मजबूत नहीं है। सू यीचेन ने सोचते हुए सर हिलाया। ऐसा है क्या? एक महीने बाद एक शानदार क्लब के कैबिन में जांग वनकिंग का चेहरा गुलाबी था। दोनों हाथों से वाइन का ग्लास पकड़े वह बड़े सम्मान के साथ अपने पास बैठे एक काले व्यक्ति से बोली, मिस्टर माइक, मैं आपके लिए टोस्ट करती हूँ। माइक गर्व से कुर्सी पर पीछे होकर बैठा था। एक हाथ से वाइन ग्लास उठाया और लापरवाही से थोड़ा ऊपर किया। टूटी फूटी चाइनीज में बोला, जांगजोंग बहुत विनम्र हैं। मैं और सू अच्छे दोस्त हैं। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं यह काम जरूर करूंगा। यह सुनकर जांग वनकिंग के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई और उसने एक घूंट वाइन पी ली। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर माइक। माइक ने भी मुस्कुराते हुए थोड़ी वाइन पी। तभी सू यीचेन बोला, वानकिंग, मैं और माइक अच्छे भाई हैं। उसका परिवार अमेरिका में एक बड़ा परिवार है। अगर वह तुम्हारी मदद करेगा तो बाय परिवार कुछ भी नहीं है। जांग वनकिंग ने बार बार सर हिलाया और शुक्रगुजार होकर बोली, शुक्रिया यीचेन। सू यीचेन ने उसकी कमर पकड़ी और लापरवाही से बोला। जांग वनचिंग को गले लगाकर माइक से बातें करने लगा, जैसे वह बहुत करीबी हो। वनकिंग, तुम ऐसा कहकर पराया कर रही हो। आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जब पार्टी खत्म होने वाली थी, माइक ने अचानक कहा, सुना है चाइना की संगीत संस्कृति बहुत मशहूर है। आज कोई काम नहीं है, मैं घूमना चाहता हूँ। जांगजोंग, आपका क्या ख्याल है? इस वक्त जांग वनकिंग का चेहरा लाल था। साफ लग रहा था कि उसे नशा चढ़ गया है। लेकिन माइक की बात सुनकर उसने अनजाने में सू यीचेन की तरफ देखा। सू यीचेन ने उसे भरोसा दिलाने वाली नजर से देखा। धीरे से बोला, वानकिंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माइक एक बड़ा क्लाइंट है, हम उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ सकते। जांग वनकिंग ने लाल चेहरे के साथ मासूमियत से सर हिलाया। माइक, तो फिर हम क्लब के केटीवी चलते हैं। बिल्कुल, चलो अभी चलते हैं।
सु यिचेन ने अनजाने में जांग वनकिंग की तरफ देखा। जैसा तुम चाहो। जांग वनकिंग उठी। मैं पहले वॉशरूम हो आती हूँ। यिचेन, तुम और माइक नीचे हॉल में चलो। ठीक है वनकिंग। जांग वनचिंग बिना फोन लिए सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वह कैबिन से बाहर निकली, माइक का चेहरा तुरंत चिंता से भर गया। सू, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सू यिचन ने एक उंगली उठाकर कहा, माइक, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। ये औरत बहुत बेवकूफ़ है। हम एक बड़ा अमाउंट निकालेंगे, आधा आधा बांट लेंगे और विदेश में मजे करेंगे। भले ही जांग ग्रुप की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, लेकिन इस बार हम हर कोई कम से कम इतना तो निकाल ही सकते हैं। माइक ने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह कितना है? सू यिचन ने धीरे से संख्या बोली, 10 मिलियन US डॉलर्स। माइक तुरंत सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। इतना ज्यादा? सू यिचन ने यकीन के साथ कहा, हाँ, और यह तो बस कम से कम अनुमान है। 10 मिलियन US डॉलर्स माइक के लिए बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़कर ऐश करने के लिए काफी थे। उसकी छोटी आंखें घूम रही थीं। वह मन ही मन हिसाब लगा रहा था। तभी टेबल पर रखा जियांग वनकिंग का फोन वाइब्रेट हुआ। सू यिचेन ने कॉलर आईडी देखी तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने नफरत से कुछ बोला और सीधा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। फिर वही बुढ़िया कमीनी। वॉशरूम के अंदर जियांग वनचिंग लाल चेहरे के साथ बाहर निकली। वॉश बेसिन के पास मैं हाथ धो रहा था। मुझे देखकर जांग वनकिंग ऐसे चौंक गई जैसे उसे करंट लग गया हो। बाय जिंगचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने नल बंद किया और मुड़कर देखा। जांग वनचिंग मुझे उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली। मेरे बोलने से पहले ही वह इल्जाम लगाने लगी। बाय जिंगचेन, तुम बहुत घटिया हो। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बार जांग ग्रुप में इन्वेस्टमेंट मैक्स ग्रुप कर रहा है। क्या तुम जानते हो, देश के टॉप 10 ग्रुप्स में से एक तुम्हारा बाय परिवार उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे भाव ही नहीं देना चाहता था, पर मैक्स ग्रुप का नाम सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम मैक्स ग्रुप की बात कर रही हो? जांग वनचिंग गर्व से बोली। और नहीं तो क्या, भले ही तुम जानते हो, पर उससे क्या? जंग ग्रुप ने मैक्स का ऑर्डर ले लिया है। अब तुम्हारा बाय परिवार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने हल्की हंसी हंसी और बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। मुबारक हो, मुबारक हो। जंग वानकिंग हैरान रह गई। मैं डर क्यों नहीं रहा था? हैरान भी नहीं हुआ। वह तो मैक्स ग्रुप है, क्या मुझे नहीं पता? ये नामुमकिन है। मैं जैसे ही कैबिन के बाहर पहुंचा, मैंने रुककर अपने पीछे वाले बॉडीगार्ड को इशारा किया और उसके कान में कुछ धीरे से कहा। फिर मैं बगल वाले कैबिन में चला गया। कैबिन में एक अमेरिकन चेहरे वाला नौजवान बैठा था। उसने महंगे सूट पहने थे, सुनहरे बाल, नीली आंखें और मजबूत शरीर था। वह मैक्स परिवार का पहला उत्तराधिकारी जॉन मैक्स था। मुझे वापस देखकर जॉन खुशी से उछल पड़ा और टेबल पर रखे खाने की तरफ इशारा किया। खाना खाते हुए बोला, अरे जल्दी आओ, ये डिश बहुत स्वादिष्ट है। हमारे देश के चाइनीज रेस्टोरेंट्स में ऐसा असली स्वाद नहीं मिलता। मैं बैठ गया और बोला, जॉन, तुम मैक्स परिवार के वारिस हो। चाइनीज खाना खाना कौन सा मुश्किल काम है? जॉन ने हाथ हिलाया। चाइनीज खाना ढूंढना आसान है, मुश्किल तो ये स्वाद है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ सबसे पहले अपने पेट को संतुष्ट करता हूँ। दोनों थोड़ी देर तक हंसे। फिर मैंने अचानक पूछा, जॉन, मैंने सुना है तुम इस बार ल्यू ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। जॉन ने सर उठाया। उसका चेहरा सवालों से भरा था। कौन सा ल्यू ग्रुप? मैंने कभी नहीं सुना और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। मेरा दिमाग तेजी से चला और मैंने तुरंत फैसला कर लिया। या तो जॉन झूठ बोल रहा है, या फिर जांग वनकिंग झूठ बोल रही है, या फिर जांग वनकिंग को किसी ने उल्लू बनाया है। पहले दो संभावनाएं बहुत कम हैं, जाहिर है कि तीसरी ही सच है। जॉन अचानक गंभीर हो गया और जोर से हंसते हुए बोला, सही कहा। इस बार हमारा परिवार हुआक्सिया में अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे बीआई ग्रुप को देना चाहता हूँ। हुआक्सिया में एक पुरानी कहावत है, फेई शुई बुलियू वायरेंतियन। हा हा हा। मैं जोर से हंसा और बोला, जॉन, तुम हुआक्सिया में इतने समय से रह रहे हो कि तुमने मुहावरे बोलना भी सीख लिया। जॉन ने रेड वाइन का ग्लास उठाया और हल्का सा मुस्कुराया। मुझे ये देश बहुत पसंद है। अगले 2 घंटों से ज्यादा समय तक हम कोलैबोरेशन की डिटेल्स पर चर्चा करते रहे। अंत में हम एक सहमत पर पहुंचे। तभी बॉडीगार्ड ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर मेरे कान में कुछ धीरे से कहा। मैं हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और बॉडीगार्ड को 2 बातें कहकर वहां से भेज दिया। जॉन ने उत्सुकता से पूछा, अरे क्या हुआ? कोई अच्छी खबर है? मैंने कहा, जॉन, कल तुम्हें एक नाटक दिखाने ले जाऊंगा। जॉन थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंसकर बोला, नाटक? हुआक्सिया का नाटक हजारों सालों से चला आ रहा है, देखने लायक तो होगा ही। मैं रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। ये नाटक नहीं, एक बड़ा खेल है। मजा आएगा। जॉन ने कहा, ओह, तब तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा। केटीवी के कमरे के अंदर से माइक, सुयिचन और जांग वनकिंग बाहर निकले। जांग वनकिंग को दोनों ने पकड़ रखा था, जैसे वो कोई कीचड़ का ढेर हो। माइक ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, सू, क्या ये सही रहेगा? सुयिचन ने चारों तरफ देखा और चिढ़ते हुए बोला, माइक, तुम कितने डरपोक हो। आज मजे कर लो, कल मैं उसे समझा दूंगा। माइक ने फिर पूछा, अगर उसने पता लगा लिया तो क्या करेंगे? सुयिचन ने बुरी तरह हंसते हुए कहा, वो बाद की बात है। कल जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, तब तक हम भाग चुके होंगे। माइक ने हंसते हुए हाँ में हाँ मिलाई। सू, तुम सच में एक कमीने हो। दोनों की साजिश जांग वनकिंग ने एक शब्द भी नहीं सुनी।
उसे वैसे ही कमरे में घसीट लिया गया। अगली सुबह सू यिचेन दरवाजे की खटखटाहट से जागा। उसने अनजाने में अपने बगल में देखा देखा कि माइक जांग वनचिंग के ऊपर पड़ा था। वो तुरंत डर के मारे कांप उठा। उसने जल्दी से माइक को थपकी देकर जगाया, उसे घूरा और धीमी आवाज में डांटा। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गया, सोचा कि ब्रेकफास्ट देने वाला आया है। तुम पागल हो गए हो? क्या मैंने तुम्हें सुबह जल्दी निकलने को नहीं कहा था? अभी तक गए नहीं? अगर ये बेवकूफ जाग गई तो क्या होगा? जल्दी कपड़े पहनो और निकलो, मैं ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूँ। उसने दरवाजा खोला तो बाहर पत्रकारों की एक बड़ी भीड़ थी। सबने अपने कैमरा उसकी तरफ कर रखे थे। पत्रकारों ने सू यिचेन को देखते ही उत्साह दिखाया। ये वही आदमी है जो बाई साहब की शादी में जांग साहब के साथ चिपका हुआ था। एक पत्रकार ने ये कहते हुए सीधे सू यिचेन को धक्का दिया और कमरे में घुस गया। लगता है जांग साहब सच में अंदर हैं। सू यिचेन को तब समझ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्रकारों की बड़ी भीड़ अंदर घुस आई। कमरे के अंदर पागलपन की तरह फोटोज लेने लगे। माइक ने अभी कपड़े नहीं पहने थे। पत्रकारों को देखकर जल्दी से अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया। किसी ने चिल्लाया, जल्दी देखो, क्या बेड पर जांग ग्रुप की सीईओ जांग वनकिंग है? किसी ने कहा, हे भगवान, जांग साहब इतने शौकीन हैं, तभी तो बाई साहब ने उनसे सगाई तोड़ दी। मैं होता तो मैं भी नहीं करता। सू यिचेन परेशानी में इधर उधर घूम रहा था। जल्दी से जांग वनकिंग के आगे खड़ा हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पत्रकारों ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। बाहर निकलो, फोटो मत लो, कोई फोटो मत लो। माइक कोने में सिमटकर कांप रहा था। शोर शराबे ने जांग वनकिंग को जगा दिया। उसने एक आह भरी और अपना भारी सर पकड़कर मालिश करने लगी। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, लेकिन कानों में पड़ रहे सवालों ने उसे तुरंत होश में ला दिया। जांग साहब, कृपया समझाइए कि आपका इन दोनों व्यक्तियों के साथ क्या रिश्ता है? एक और पत्रकार ने पूछा। जांग साहब, इस काले व्यक्ति के साथ आपका क्या रिश्ता है? एक और पत्रकार ने पूछा। जांग साहब, क्या आपको लगता है कि बाई साहब का आपसे सगाई तोड़ना सही था? जांग वंचिंग का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें फट गईं। उसने यंत्रवत नीचे झुककर खुद को देखा। फिर एक चीख निकल गई। उसने हड़बड़ी में कंबल खींचकर खुद को ढक लिया। मैं तुम पर केस करूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसने मुड़कर माइक को पुकारा, पुलिस को बुलाओ। लेकिन पीछे कोई नहीं था। सू यिचेन पहले ही गायब हो चुका था। वो भाग गया। दरवाजे के बाहर मैं दीवार से टिककर खड़ा था। मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मेरे बगल में जॉन का चेहरा ठंडा था। वो माइक को देख रहा था जिसे बॉडीगार्ड ने जमीन पर दबा रखा था। माइक का चेहरा निराशा से भरा था। वो अपना सर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जॉन ने गुस्से में चिल्लाया, माइक, तुम तो परिवार के लिए शर्म की बात हो। मैं बहुत निराश हूँ। अमेरिका वापस चलो। मैं तुम्हें सबसे कठोर सजा दूंगा। ये सुनकर माइक के पैरों से जमीन निकल गई और वो सीधे जमीन पर गिर गया। उसकी छोटी आंखें जमीन को घूर रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं हंसा। जॉन, सोचा नहीं था कि ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। जॉन ने आभारी होकर कहा, बाय, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुमने इस कमीने को मेरे पास नहीं छोड़ा होता तो पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी कर देता। मैं इसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैंने बिल्कुल लापरवाही से कहा, तुम जैसे ठीक समझो वैसा करो। तभी मेरा फोन बजा। मैंने कॉलर आईडी देखा। थोड़ा झिझका, फिर फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से घबराहट भरी आवाज आ रही थी। मैंने अपने कान साफ किए और लापरवाही से कहा, उसके मरने या जीने से मेरा क्या लेना देना। तुम्हारी प्यारी बेटी होटल में अपने प्रेमी के साथ मजे कर रही है। तुम जाओ और उसे ढूंढो। ब्लॉक कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फोन के दूसरी तरफ से लगातार बोल रहे थे। मैं सुनकर परेशान हो गया। उसका मरना मैंने किया है। तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ और मुझ पर केस कर दो। यहाँ मुझ पर चिल्लाओ मत। उम्र का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बेटी ने क्या किया है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने थोड़ा रुक कर व्यंग्य भरी आवाज में कहा, वैसे मेरा दिल अब शांत है। जो इंसान अपने पिता के निधन पर भी परवाह नहीं करता वो और किसकी परवाह करेगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और नंबर को ब्लॉक कर दिया। जॉन ने उत्सुकता से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने सर हिलाया, कुछ नहीं। एक बेमतलब का इंसान। कमरे के अंदर जियांग वनचिंग सू यिचेन को घूर रही थी। अभी की अफरा तफरी में उसे पूरी घटना समझ आ गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतना प्यार करती थी उसने खुद उसे दूसरों के हवाले कर दिया। सू यिचेन के माथे पर पसीना आ गया। कोई भी सफाई अब बेअसर लग रही थी। जांग वनचिंग भले ही बेवकूफ थी पर मूर्ख नहीं थी। शरीर का एहसास झूठ नहीं बोल सकता था। उसे इतना दर्द कभी नहीं हुआ था। उसने अपने होंठ काट लिए और आंसुओं को रोकने की कोशिश की। गुस्से में चिल्लाई, सू यिचेन, तुम जानवर हो। सू यिचेन जल्दी से घुटनों पर बैठ गया और उसके पैर पकड़ लिए। वनकिंग, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। जांग वनकिंग को पूरी तरह होश आ गया। उसने एक लात उसके सीने पर मारी और दहाड़ी, तुम कमीने, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सू यिचेन रोते हुए माफी मांगने लगा। वनकिंग, मैं बस एक पल के लिए बहक गया था, मुझे इस बार माफ कर दो। लेकिन जांग वनकिंग अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और सू यिचेन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। निकलो यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। माफी न मिलने पर सू यिचेन ने अब नाटक करना छोड़ दिया। वो खड़ा हुआ और बुरी तरह हंसते हुए बोला, तुम क्या नाटक कर रही हो?
बाई जिंगचन तुम्हारे साथ इतना अच्छा था, क्या तुम मेरे साथ नहीं थी? पहले मुझे लगा था कि तुम में बहुत हुनर है, पर सब कुछ तो बाई जिंगचन की वजह से था। जांग वनकिंग, तुम में क्या काबिलियत है? उसके बिना तुम एक कचरा हो, समझी? कंपनी में कोई ऑर्डर नहीं है, तुम्हारे साथ कोई पीने को भी तैयार नहीं है, सब तुम्हें गंदा समझते हैं। अब मुझे दोष दे रही हो? पहले तो तुम हर बात पर हबी कहकर बुलाती थी ना। सु यिचेन के शब्द चाकू की तरह जियांग वनचिंग के दिल में चुभे। वो कुछ कह नहीं पाई। इस दौरान ऐसा नहीं था कि उसे पछतावा नहीं हुआ था। मैं कंपनी को तरक्की दिलवा सकता था, ऑर्डर्स की कमी नहीं थी और मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। लग्जरी चीजें कभी खत्म नहीं होती थीं, जबकि सु यिचेन के पास उस वाइट मूनलाइट के खिताब के अलावा कुछ नहीं था। वो सिर्फ उसके पैसे खर्च करता था, बिजनेस में कोई मदद नहीं करता था। उसे लगा था कि सु यिचेन का मैक्स ग्रुप से संपर्क होना एक बड़ी बात है। सोचा नहीं था कि ये एक धोखा था। तब तक उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। निराशा में जांग वनकिंग ने फ़ोन उठाया और 110 डायल किया। सु यिचेन डर गया। उसने फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन जांग वनचिंग ने उसे हटा दिया। तुम क्या कर रही हो? वो जानता था कि उसका काम गैरकानूनी है। अगर पुलिस आई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। वनकिंग, तुम जल्दबाजी मत करो। जांग वनकिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, फ़ोन पर बोली, मैं पुलिस को रिपोर्ट करना चाहती हूँ। पुलिस आई और सु यिचेन को पकड़कर ले गई। जब वो मेरे पास से गुजरा, मैं साफ देख सकता था कि उसके चेहरे पर कितनी निराशा और हार थी। नाटक खत्म हुआ और मेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने कमरे की दिशा में एक नज़र देखा और मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। एक कमज़ोर आवाज़ ने मुझे पुकारा। मैं सावधान हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जांग वनचिंग साफ कपड़े पहने हुए थी। उसका चेहरा पीला था, बाल बिखरे हुए थे और वह एक हाथ से दरवाजे का फ्रेम पकड़कर खड़ी थी। मैं अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर दीवार से लग गया। मैंने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, ओह, जांगजोंग बाहर आ गई? खेलकर मज़ा आया? जांग वनचिंग का चेहरा दर्द से भरा था। उसने धीरे से पूछा, क्या यह तुमने किया है ना? मैंने अपने हाथ फैलाए और साफ तौर पर मान लिया। हाँ, मैंने किया है। मुझे आम इंटरनेट यूजर्स को जांगजोंग का असली चेहरा तो दिखाना ही था। जांग वनकिंग एक दर्द भरी हंसी हंसी। हाँ, सही कहा। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो तुम्हारा बदला लेना तो बनता है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक अपना सर उठाया। बाई जिंगचुन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैं हंसने ही वाला था। मैंने मजाकिया लहजे में कहा, प्यार? मैं तुमसे सच में बेहद प्यार करता हूँ जांग वनचिंग। मैं सच में हैरान हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। मैं तुमसे क्या प्यार करूं? इसलिए कि तुमने मुझे धोखा दिया या इसलिए कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि सुधर नहीं सकती? मैंने हाथ झटका और मुड़कर जाने लगा। सच में, तुम एकदम पागल हो। जांग वनकिंग ने मेरी पीठ की तरफ चिल्लाकर कहा और फिर घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। आंसू बहने लगे। चुन, मुझे पछतावा है। मुझे सच में पछतावा है। मैं रुक गया और बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा। तुम बस ये जान गई हो कि तुम बेवकूफ़ हो और तुम्हारी कंपनी खत्म होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और उलझना नहीं चाहता था। मैं आगे बढ़ गया। तुम क्या हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। 2 कदम चलने के बाद मैं फिर मुड़ा और याद दिलाया। हाँ, अभी तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। कह रही थी कि तुम्हारे पिता मर गए हैं। तुम्हारा फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था तो मैंने तुम्हारी जगह उठा लिया। जांग वनकिंग को जैसे बिजली का झटका लगा। वह जानती थी कि मैं ऐसी बातों का मजाक नहीं बनाता। वह घबराकर कमरे में गई, अपना फ़ोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 7-8 बार कॉल करने के बाद भी सिर्फ बीप की आवाज़ आती रही। जांग वनचिंग ने अब किसी और चीज की परवाह नहीं की। वह जल्दी से गराज की तरफ भागी और गाड़ी लेकर सीधे जांग के घर की तरफ निकल गई। जब वह जांग विला पहुंची तो आंगन सफेद कपड़ों से सजा हुआ था। साफ था कि वहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। गाड़ी से उतरने के बाद जांग वनचिंग के पैर लड़खड़ाने लगे और वह गिरते गिरते बची। वह मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची और फेस स्कैन करके अंदर गई। जांग परिवार के रिश्तेदार और दोस्त काले कपड़ों में थे। सभी गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे। आंगन के बीच में उसके पिता की तस्वीर रखी थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा और तुरंत आगे बढ़कर गुस्से में चिल्लाया, वन किंग, यहाँ से दफा हो जाओ। ये आदमी जांग वनकिंग का चाचा जंग जन था। जांग वनचिंग की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, चाचा, मैं नहीं जाऊंगी। जांग जन एक ठंडी हंसी हंसा और बर्फीली नज़रों से देखते हुए बोला, तुम नहीं जाओगी? तुम्हारे पिता मर चुके हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फ़ोन किया था ताकि तुम उन्हें आखिरी बार देख सको, और तुमने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उस वक़्त तुम कहाँ थी? अब वापस आई हो। तुम कमीनी। जांग वनचिंग की आंखों में आंसू थे। वह अपना सर झुकाए लगातार ना में सर हिला रही थी। चाचा, मुझे नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था। जांग जन गुस्से से पागल हो गया और जांग वनकिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे पिता इतनी बुरी तरह बीमार थे, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने एक बार भी नहीं उठाया, एक बार भी मिलने नहीं आई। तुम बस उस कमीने के साथ घूम रही थी। अब खुश हो? जाओ उसके पास। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आसपास के जांग परिवार के लोग भी बोलने लगे और वनकिंग की बुराई करने लगे। बचपन में तो यह लड़की कितनी अच्छी लगती थी, बड़ी होकर इतनी कमीनी कैसे बन गई? दूसरे ने कहा, सही कहा। इंसान को पहचानना मुश्किल है। एक लड़के के लिए अपने सगे पिता को भी छोड़ दिया।
किसी और ने कहा, पहले बाई दशाओं उसके लिए कितना कुछ करता था, अमीर भी था और हैंडसम भी। लेकिन इसे अच्छी जिंदगी रास नहीं आई, इसे तो अपनी बर्बादी खुद बुलानी थी। जांग वंचिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह फिर से घुटनों के बल गिर गई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चाचा, मुझे मत निकालिए। तभी जांग की माँ वहां आई और जांग जन से बोली, भाई मुझे इससे बात करने दो। जांग वनकिंग ने सर उठाकर अपनी माँ का रो रो कर सूजा हुआ चेहरा देखा। उसके दिल में दर्द हुआ। जांग की माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने शांत लहजे में कहा, असल में तुम्हारे पिता की तबीयत सुधर रही थी, बस गुस्सा नहीं करना था। लेकिन जब जियांग कंपनी के शेयर होल्डर्स के बड़े पैमाने पर पैसे निकालने की खबर उन तक पहुंची, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह इस सदमे को सह नहीं पाए और चले गए। उसने जांग वनकिंग को देखा और ठंडी नजरों से कहा, थोड़ी देर में तुम अपने पिता को सर झुकाकर प्रणाम कर लो और फिर जांग परिवार से चले जाओ। जांग वनकिंग ने झटके से सर उठाया। माँ, जांग परिवार से चले जाने का क्या मतलब? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जांग की माँ दहाड़ी, कल से तुम मेरी बेटी नहीं हो। हमारा रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है। आखिर में जांग वंचिंग को सबने जांग परिवार से निकाल दिया। जब उसे निकाला गया तो किसी ने उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। वह जांग विला के गेट के सामने बेजान बैठ गई। उसका चेहरा सुन्न था। यह कभी उसका घर हुआ करता था, लेकिन अब यह उसके लिए बैन जगह बन गया था। वह किसी और को दोष नहीं दे रही थी, बस खुद को ही कोस रही थी कि वह कितनी बेवकूफ थी। मुझे छोड़कर एक झूठी रोशनी के पीछे भागती रही। घर चला गया। कंपनी खत्म होने वाली है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। आधे साल बाद बाय ग्रुप के सेक्रेटरी चेन मिंग ने फाइल पकड़कर मुस्कुराते हुए रिपोर्ट दी। बाय जोंग, मैक्स ग्रुप हमारी पहली राउंड की पार्टनरशिप से बहुत खुश है। वह अगले हफ्ते दूसरे राउंड की बात करने के लिए लोग भेज रहे हैं। मैंने फाइल देखी और सर हिलाकर पूछा, दूसरे राउंड की पार्टनरशिप में वह कितना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? शुरुआती बजट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। फंड्स बहुत ज्यादा होंगे। मैंने कहा, बहुत अच्छा, मुझे पता चल गया। मैक्स ग्रुप को जवाब दे दो, सोमवार को मैं खुद मिलूंगा। चेन मिंग ने सर हिलाया लेकिन तुरंत गया नहीं, वह झिझक रहा था। ठीक है बाइजोंग, मैंने सर उठाकर पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? चेन मिंग ने धीरे से कहा। बाइजोंग, चेन शुयुन मर गई। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, तब याद आया कि वह जांग वनकिंग की माँ थी। आधे साल में मैं यह नाम तक भूल चुका था। मैंने बिना किसी भाव के सहज तौर पर पूछा, कैसे मरी? चेनमिंग ने समझाया, सुना है कि सु यिचन को जेल से बाहर आने के बाद जियांग के घर गया था। वह जियांग वनकिंग को मारना चाहता था, पर वह नहीं मिली तो उसने चेन शुयुन पर हमला कर दिया। वहां का नजारा बहुत बुरा था। घटना के बाद सु यिचन को मौके पर ही पकड़ लिया गया। शायद उसे मौत की सजा मिलेगी या उम्र कैद। मैंने हल्की हंसी हंसी, मतलब जांग वंचिंग ने आखिरकार अपने माँ बाप दोनों को मार ही डाला। लाइजोंग, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो शायद यह सही ही होगा। मैंने मजाक में कहा, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की और मुझसे अलग हो गई। यह तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, इस हिसाब से देखें तो। जांग वनकिंग के करीबी लोगों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान फट गया हो और सड़क पर गिर रहा हो। बहुत जोर की आवाज आ रही थी। जांग वनचिंग नंगे पैर सड़क के बीच में भाग रही थी। ठंडी बारिश ने उसकी सफेद नाइट ड्रेस को भिगो दिया था। कपड़ा उसकी स्किन से चिपक गया था, जिससे उसका दुबला पतला शरीर साफ दिख रहा था। लंबे बाल भीगकर उसके गालों और गर्दन पर चिपके हुए थे। इस वक्त उसमें पहले जैसा सीईओ वाला कोई रूप नहीं बचा था। वह भागते हुए पागल की तरह चिल्ला रही थी। आधे साल में माँ बाप को खोने का बड़ा सदमा उसे टूटने के कगार पर ले आया था। वह यह भी भूल चुकी थी कि वह कौन है। थोड़ी दूर पर एक ट्रक की हेडलाइट ने बारिश को चीर दिया। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। ड्राइवर ने सड़क के बीच में खड़े इंसान को बिल्कुल नहीं देखा।